तो आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है एटम। जैसा कि हमें पता है कि मॉडर्न फिजिक्स का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस छोटे से चैप्टर से हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एटम चैप्टर से बनेंगे, ठीक है? तो हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और बहुत कंक्रीट लेवल पे कंप्लीट करेंगे, जहाँ से हम देखेंगे कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक? और ये कंटिन्यूएशन ही है एक्चुअल में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। जैसा कि हमें पता है कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी के बारे में समझते हैं, तो हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का जो क्रेडिट है जो वो जे थॉमसन के पास है। जैसे ही जे थॉमसन ने ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, तो लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ऑब्वियसली एटम जो है वो न्यूट्रल होता है ओवरऑल, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जरूर होगा, है ना? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो जरूर होगा। और यही जो है इसी वजह से, ठीक है, नया सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ, दैट इज प्रोटॉन, और धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में लोगों को जानकारी हो गई। लेकिन क्वेश्चन वही था कि एक एटम में आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता कहाँ है, ठीक? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन जो है वो बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो एटम का पार्ट होता है, सब लोगों को पूछने लग जाते हैं उससे कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ठीक? तो बहुत सारा न्यूक्लियर मॉडल जो है वो वहाँ से आता है। कुछ चीज़ें आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, बहुत सारे मॉडल थे जहाँ पे लोग अंदाजा लगा रहे थे, हाइपोथेसिस दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ हो सकता है और प्रोटॉन उसके रिस्पेक्ट में कहाँ हो सकता है। जैसे कि वाटरमेलन मॉडल याद होगा कि जे थॉमसन ने ये कहा कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है और जो सीड है उसका वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और वैसे ही एक फेमस प्लम पडिंग मॉडल था जहाँ पे कहना था, ठीक है, साइंटिस्टों का कि जो केक है पूरा का पूरा वो प्रोटॉन और जो उस पे चेरीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल एटम ऐसा ही दिखता होगा। ऐसे बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे मनगढ़ंत बातें थी, ठीक, जो समय के साथ गलत होगी तब तक जब तक रदरफोर्ड ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम एटम के अंदर ही झांक के देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता कहाँ है, ठीक? और यहाँ से आता है हमारे पास रदरफोर्ड का सबसे फेमस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? सबको पता है, तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा, हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हमने, और हम अब 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो सब लोग जो है वो इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से अवेयर हैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बता के मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा और बोर नहीं करूंगा ऑब्वियसली। तो हम केवल किस तरीके से देखेंगे कि इसमें इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमें क्या समझने को मिलता है, ठीक है? सबसे पहले एक और बात बता दूं मैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाला रदरफोर्ड नहीं था। एक्चुअल में उसके दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था गीगर गीगर और दूसरे का नाम था मार्शडेल, ठीक है, मार्शडेल। इन दोनों साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, ठीक है, जब इनकी उम्र 20 साल थी और उस समय तक ये ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे। इसलिए इन्हें एक टीचर की जरूरत थी, एक प्रोफेसर की जरूरत थी जिसके गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, और रदरफोर्ड वो टीचर था जिसके गाइडेंस में इन दोनों ने स्केटरिंग मॉडल ऑफ एटम को दिया। एंड दैट्स वाई दिस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज गीगर एंड मार्शडेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? क्लियर? तो सब लोग को याद होगा ये 9th-10th में गोल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हमने पढ़ा है, ठीक, स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो मैं सीधे इसके अरेंजमेंट पे आता हूँ, मैं इसके अरेंजमेंट को दिखाता हूँ। याद होगा कि रदरफोर्ड ने क्या यूज करा, एक गोल्ड फॉइल यूज करा। गोल्ड ही क्यों यूज करा, सबको याद होगा, गोल्ड इसलिए यूज किया रदरफोर्ड ने क्योंकि गोल्ड हाईली मेलिएबल होता है। हाईली मेलिएबल का मतलब ये है कि उसे बहुत थीन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, एटॉमिक लेवल तक उसे पतला किया जा सकता है ताकि उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जा सके। याद होगा, ठीक है, कि जो अल्फा पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक, वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है, ठीक, और इसको कहते हैं हम डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, इसे हम कहते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम जो कंटेन करता है 2+ पॉजिटिव चार्ज। और इसी अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जो है वो रदरफोर्ड और उन दोनों साइंटिस्टों ने गोल्ड फॉइल के ऊपर करा, ठीक, जिसका एक्सपेरिमेंट या जिसका आउटकम जो है वो सब लोगों को याद होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो क्या एमिट कर रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ये अल्फा पार्टिकल इस लेड ब्रिक के थ्रू अंदर की तरफ जा रहा है, लेड ब्रिक के थ्रू अंदर की तरफ जा रहा है। लेड ब्रिक का काम क्या होता है, इसे कॉलिमेटेड बीम में कन्वर्ट करना। जो भी अल्फा पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहा है उस सबको ये कॉलिमेटेड बीम में कन्वर्ट करता है ताकि वो अलाइन होकर बीम की तरह आगे की तरफ जा सके। ये दो जो है वो होल्डर लगे हैं जिसके बीच में गोल्ड फॉयल लगा हुआ है, ये गोल्ड फॉयल है। और ये अल्फा पार्टिकल सीधे यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने यूज करा है एक स्क्रीन,
ठीक है। यहाँ पे यूज करा है इन्होंने एक स्क्रीन, दैट स्क्रीन इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये, ठीक है, जो कि ग्लो करता है जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है वो इससे टकराता है। जिस भी पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहां पे वो ग्लो होगा। उससे फायदा क्या होगा, जैसे ये अल्फा पार्टिकल तो सीधा भेज रहे थे, सीधा भेज रहे थे, ठीक, और अगर अल्फा पार्टिकल या ये स्क्रीन यहाँ ग्लो करता है, यहाँ पे ग्लो कहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर वहां पे गया है, ठीक, और ऐसे ही वो इसका एंगल कैलकुलेट कर पाते थे कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। इसको बहुत डिटेल से समझने के लिए इन्होंने एक डिटेक्टर भी लगा रखा था और उसके साथ एक माइक्रोस्कोप भी लगा रखा था। माइक्रोस्कोप डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देख नहीं सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है, ठीक है, और इसका आउटकम भी हम सब लोगों को याद होगा कि इसका आउटकम ये था, ठीक है, कि रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में ये समझ आता है कि एटम जो है, ठीक, वो नियरली वैकेंट होता है। एटम इज 99.9% वैकेंट। 99.9% जो है एटम वो वैकेंट होगा, मतलब कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे सारे के सारे अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहे थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया जहां पर उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खाली है, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। सब लोगों को याद होगा और बहुत फेमस याद होगा इस लाइन को, ठीक, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे जा रहे थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल, और हर 18,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है अपने पाथ को क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था, जो कि दिखा रहा था कि एटम के सेंटर में कोई मास है, एक फिक्स मास है जो कि बीच में रखा हुआ है, जहां से अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होके बिल्कुल अपने पाथ को, ठीक है, अपने अपने पाथ को वापस से, ठीक, कंटिन्यू कर रहा है, जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे वापस चला जा रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है कि एटम जो है 99.9% खाली है। उसके बाद ये भी समझ में आता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर पे, चूंकि इन्होंने यूज करा था हीलियम, जो हीलियम कंटेन करता है 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो हीलियम अचीव करता है, ठीक है, कंटेन करता है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसने ये भी सोचा, रदरफोर्ड ने ये सोचा कि सेंटर पे जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहे हैं। तो यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आता है रदरफोर्ड के दिमाग में कि सेंटर में कुछ ना कुछ तो है, जिसका नाम रदरफोर्ड देता है न्यूक्लियस, ठीक। उसने कहा कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक। तो रदरफोर्ड ढूंढने गया था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसे मिल गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्लियर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और रिपल्सन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ही हो सकता है, इसलिए सेंटर पे भी उसे समझ आया कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम ये देखें और फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें हम यहाँ पे, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पे गया, बट ये कभी टच नहीं करता है, याद रखना, रिपेल होता है। तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया यहाँ पे, और ये अल्फा पार्टिकल गया और यहाँ से रिपल्सन हो गया। तो ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि मिनिमम इतने डिस्टेंस तक तो अल्फा पार्टिकल पहुंचा है न्यूक्लियस के करीब, बट वो कभी उसे टच नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा रिपेल करेंगे, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टच करेंगे तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। यू ऑल नो दैट कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में, अगर आर 0 ले लेंगे तो फोर्स बिकम इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई ये कभी उसे टच नहीं कर पाएगा, रिपेल हो जाएगा। और जब मैंने कूलम फोर्स की बात कर ली है तो क्यों नहीं इसे यूज भी कर लिया जाए। हो सकता है पेपर में हमसे पूछ ले, ठीक, कि अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताओ। यू ऑल नो दैट F इज इक्वल टू के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब जो फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, फोर्स लगा रहा है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना डिस्कस किया हम लोगों ने, उस पे चार्ज है +2, ठीक है, +2, बट +2 क्या कूलम नहीं, ऑब्वियसली नहीं, +2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से ही 2 प्लस चार्ज आया है। तो एक के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक के चार्ज को हम स्मॉल e से दिखा रहे हैं, 2 प्लस चार्ज है इसलिए हम इसे 2e से दिखा रहे हैं,
ठीक, इनटू जिसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? ऑब्वियसली न्यूक्लियस के ऊपर। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे सर न्यूक्लियस के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन भी है। ठीक, क्लियर? तो इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट ये चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा। कितना चार्ज होगा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कितना प्रोटॉन है। ठीक, जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक, इसका मतलब है इस न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का चार्ज वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसका मतलब है 79 इंटू ई आएगा यहाँ पे गोल्ड के लिए। लेकिन अगर कोई और एटम लेते हो तुम, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर आएगा। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, इसलिए जेड लिख देता हूँ। इन केस ऑफ गोल्ड इट इज 79 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है, तो हम उसे ई से ही दिखाते हैं, अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो ये डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर तुम्हें कभी नीड हुआ तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल और उसके न्यूक्लियस में लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, क्लियर? यहां से, ठीक है, यहां से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाँ, तो अब हम बात करेंगे इसी अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री की। जब हम एनसीईआरटी के इस पेज पे आते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई भी देता है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय अल्फा पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into JD अपॉन में r स्क्वायर, where r is the distance between the alpha particle and the nucleus, also known as distance of closest approach। ठीक, बट इस वाले पॉइंट के बाद हमें समझना होगा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के बारे में। क्या होता है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, वो बताता हूं मैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, देखो, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। अब देखो, जब अल्फा पार्टिकल आता है यहाँ पे, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर से आएगा वो इसके पास पहुंचेगा और वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, है ना, वापस अपने पाथ पे पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसे टच कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, ये इसे टच नहीं कर पाएगा। तो जहां तक पहुंचेगा और जो न्यूक्लियस का सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऊपर से जाएगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक, क्लियर? जो अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा नीचे से जाएगा, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा और डिफ्लेक्ट करके इधर की तरफ चला जाएगा, है ना। और जो अल्फा पार्टिकल काफी ऊपर से जाएगा वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा विदाउट डिफ्लेक्शन, ये सब लोगों को पता है ना। ठीक, क्लियर? तो तुमसे पेपर में एक और चीज पूछ सकता है, और वो है कि इन अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। ध्यान रखना, इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लेगा, नहीं जानते हो, ठीक है, काफी प्रॉब्लम होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, वो अल्फा पार्टिकल जो अपने पाथ को बिल्कुल रिट्रेस कर रहा था, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा सब लोगों को पता है। अगर सीधा जा रहा है वापस आ गया तो उसमें एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक, जिसे तुम रेडियन में पाई लिख सकते हो, ठीक। और सारे डिस्टेंस जो है वो यहीं से मेजर करने हैं, वो भी ऊपर की साइड, इसे दिखाते हैं बी से। दिस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक, बी से इम्पैक्ट पैरामीटर। तो तुम्हें सारे के सारे डिस्टेंसेज जो है, इसी सेंटर वाले लाइन से निकालना है। इसका मतलब ये है कि जिसपे डिफ्लेक्शन जो है वो 180 डिग्री पे हुआ है, उसका बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहीं से ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस वाले अल्फा पार्टिकल के लिए बी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम इसी वाले से निकाल रहे हैं ऊपर की साइड। ठीक, वहीं पे अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक, ये जो डिफ्लेक्शन है इसमें एंगल जो है वो एक्यूट है, यहाँ से नहीं लेते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा लेते हैं। तो अगर जस्ट इसके ऊपर वाले अल्फा पार्टिकल को देखो तो इसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब उसका थीटा बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ तो बी का वैल्यू आएगा। ठीक, और ऊपर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन बी का वैल्यू और ज्यादा हो गया। और सबसे ज्यादा अगर बी लिखूंगा, जो मैंने बी मार्क किया है, जहां पे थीटा जो है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, थीटा इक्वल टू जीरो।
ऐसे केस में इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि थीटा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इम्पैक्ट पैरामीटर के, है कि नहीं? इम्पैक्ट पैरामीटर के जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा थीटा का वैल्यू उतना ही कम होगा, या फिर वाइस वर्सा उल्टा कह सकते हैं, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू कम होगा थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। दैट्स वाई थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक, जब इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होगा, और थीटा जो है वो जीरो होगा जबकि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होगा। ठीक, तो तुमसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसमें से किस एंगल पे इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होगा। चार ऑप्शन में चार एंगल दे देंगे, 30, 60, 90, 120। अगर थीटा का वैल्यू ज्यादा, इम्पैक्ट पैरामीटर कम। रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। पिछले जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें चीज़ें थोड़ी रिपीट हुई थी, एक ही चीज़ बार बार मैं बोले जा रहा था, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल सीधा सीधा बात करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी जानना हो या दोबारा सुनना हो, आप वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। मैं इसे एनसीईआरटी के इस फिगर से भी समझा देता हूँ, ये दिख रहा होगा, ठीक। दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस, एनसीईआरटी से ये क्लियरली नजर आ जाएगा, दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस, जो कि जिससे कि हम सारे के सारे जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस एंड थीटा तुम देख रहे हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता भी है कि अल्फा पार्टिकल रिबाउंड करता है थीटा इक्वल्स टू पाई पे, और इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम होता है। फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा नियरली अनडेविएटेड और थीटा इसके लिए 0 डिग्री होगा। दैट्स इट, सीधा सीधा बात है, इसमें कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हमने अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री देखा, उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा नजर आ जाता है। ये भी क्लास 11th के केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, बहुत लोगों को पता होगा पहले से, इसलिए बहुत जल्दी कवर करेंगे इसे हम लोग, ठीक है, क्लियर। और इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने के बाद ही हम बोर्स के पोस्टुलेट की तरफ जा सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम सबको पता है कि कलर्स ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कलर्स ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पता है 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि कुछ एटम्स जो है वो कलर एमिट कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलर एमिशन होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो रदरफोर्ड ने अभी भी ये नहीं एक्सप्लेन करा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने के चक्कर में उसने न्यूक्लियस ढूंढ लिया, और रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस के बारे में बताता है, ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताता है। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड ने एक हाइपोथेसिस दे दिया उस पूरे सिनेरियो में कि उसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसे ही घूमते हैं जैसे कि सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अबाउट घूमते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर वही अराइज हुआ, सब लोगों ने, ये लिमिटेशन है रदरफोर्ड का, सबने यही पूछा रदरफोर्ड से कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो फिर वो अपना एनर्जी लूज करेगा, और अगर अपना एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे 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 पाथ स्पाइरल बनाते हुए एटम के न्यूक्लियस में, मतलब प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा और न्यूक्लियस में गिर के एनिलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, क्लियर। और अभी तो रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक आया ही था कि एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, वो ये कि कुछ एटम्स जो हैं, जैसे कि सबने देखा होगा, जैसे एक बैंड आता है, एक बैंड नॉर्मली वो कोई कलर का नहीं होता है, ठीक, या बहुत सारे रिस्ट वॉचेस में होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अंधेरे में ना वो ग्लो करता है ना, अंधेरे में ग्लो करता है। तो ये क्वेश्चन था कि आखिर कोई मटेरियल जो है वो पहले कोई कलर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आखिर स्पेशल सर्कमस्टांस में वो कलर कहाँ से एमिट कर रहा है, कोई फोटोन या कोई क्या ये एक वेव है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड दैट इज योर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को बस समझाने के लिए बोर्स का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आता है। लेकिन पहले हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक। तो कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट जो है वो क्यों कलर शो करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आंसर बहुत सीधा साधा है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में। और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, 4 ऑर्बिट नंबर 1, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इसे एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, किसी भी फॉर्म में अगर इसे एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट।
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब हम एनर्जी देना बंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है वहां से ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, तो वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो जितना एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया था उतना ही एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मेंटेन करना है ना, जितना एनर्जी उसने गेन किया था जब वो वापस आएगा तो उतना एनर्जी उसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, है ना, उतना ही एनर्जी उसे रिलीज करना पड़ेगा। सीधा सीधा बात है। अरे तुम खुद से सोचो ना, ठीक, अगर मान लो तुम्हारे पास तुम्हें अचानक से बहुत पैसा मिल गया, ठीक, तो ऑब्वियसली तुम बहुत सारा कुछ सोचने लगोगे, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक, ग्राउंड स्टेट में थे, अभी तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, अचानक से तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल गया तो तुम तुरंत काफी सपने देखने लगोगे कि यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तो वापस क्या होगा, वापस ग्राउंड स्टेट में, वापस वही गरीबी। सीधा सीधा बात है। तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसे ही वापस आएगा, जो डिफरेंस इन एनर्जी है उस डिफरेंस का वो एमिट करता है, उस डिफरेंस का वो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में लिया हो, हीट के फॉर्म में लिया हो, किसी भी फॉर्म में लिया हो, लेकिन वो रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, लाइट, ठीक है, जिसे हम लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ, तो लाइट के फॉर्म में रेडिएट करेगा, और जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा, उसका फोटोन एमिट करेगा। एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम लास्ट क्लास, ठीक है, कि एक फोटोन का एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, h इंटू न्यू अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास, या फिर hc अपॉन में लेमडा अगर हमारे पास वेवलेंथ निकालना है तो, ठीक। तो अगर हमें किसी भी तरीके से इन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी पता चल जाएगा तो दोनों को हम माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे निकलने वाले वेव का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करता है रिडबर्ग, ठीक, डिटेल में एक्सप्लेन करता है रिडबर्ग, और उसके फॉर्मूले को हमें नहीं समझना, हमें डायरेक्ट रिडबर्ग के फॉर्मूले को पढ़ना है और वहां से हमें सीधे न्यूमेरिकल करना है। मैं उस फॉर्मूले की बात करता हूँ। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं भी दोबारा इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। रिडबर्ग कहता है कि कभी भी दो ऑर्बिट के बीच में, समझ रहे हो, दो ऑर्बिट, कभी भी दो ऑर्बिट के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, दो ऑर्बिट के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ठीक, तो इससे निकलने वाले वेव का वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। क्या है फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग आर ब्रैकेट 1 अपॉन में n1 स्क्वायर पेन को भी लग रहा है ठंडी लग रही है, 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। n1 क्या होता है, n1 जो है ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट क्यों लिखेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट लिखते हैं ना, जरूरी थोड़ी पेपर में ये ग्राउंड स्टेट ही दिया हो, ठीक। तो ये है लोअर एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। वहीं पे ये जो N2 है ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, या फिर हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। बहुत आसान है न्यूमेरिकल, यहाँ से बहुत आसान है, ठीक। अगर तुमसे पेपर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे से दूसरे में आ रहा है, तो यहाँ 4 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे, जो लोअर वैल्यू है पहले डाल देना, जो स्मॉलर वैल्यू है, सॉरी जो हायर वैल्यू है उसे N2 में डाल देना। अगर गलती से पेपर में ये स्विच भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव देख के समझ जाना कि गलत है, ठीक है, तुमने एक्सचेंज कर रखा है, क्योंकि लेमडा कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। आर, व्हाट इज आर, आर इज बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट, आर जो है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होता है, जिसका वैल्यू होगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1.01 इंटू 10 का पावर, सॉरी 01 नहीं है, 1.1 है, 1.1 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ध्यान रहे 7 लिखा है मैंने, -7 नहीं लिखा, ठीक। यहाँ पे वैल्यू दिख भी रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी कोड करता है 1.097 इंटू 10 का पावर 7, बट पेपर में जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो रिडबर्ग का वैल्यू जनरली न्यूमेरिकल में दे देते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा होगा 1.1, मुझे पता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। न्यूमेरिकल कर लेंगे हम, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ऑब्वियसली सब लोग वेट कर रहे होंगे उसी सीरीज का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक, जिसका नाम हमें यहाँ भी नजर आ रहा होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन एंड सो ऑन,
है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड याद होगा तुम्हें, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले से बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर N1 का वैल्यू, अगर N1 का वैल्यू 1 हो जाए, 1 मतलब कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से 5 6 7 8 कहीं से भी, दूसरा तीसरा किसी से भी अगर वापस पहले स्टेट में आ जाता है, पहले स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, n=1 में आता है, तो उससे निकलने वाला जो वेव है, उससे निकलने वाला जो वेव है उसको हम लोग लाइमन सीरीज में बोलेंगे कि वो किस में है, वो है लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में, ठीक। N2 कुछ भी हो सकता है, N2 कैन बी एनीथिंग, N2 कैन बी एनीथिंग, मैं इसे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। अगर लाइमन सीरीज की बात करूं मैं, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन में N1 का वैल्यू हमें 1 लेना पड़ेगा और N2 का वैल्यू कैन बी एनी नंबर, N2 का वैल्यू कैन बी एनी नंबर, ठीक, बट दैट शुड बी ग्रेटर देन, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक। तो N2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, वेयर N2 इज 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। तो इसे हम लाइमन सीरीज बोलेंगे, ठीक। ध्यान रखना, इससे जो आंसर फाइंड करेंगे, हम आंसर फाइंड करेंगे उसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हमसे पेपर में पूछ सकता है, काम की बात, ध्यान रखना काम की बात है ये, हमसे पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें किसी में भी, आगे मैं लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट सबकी बात करूंगा और थोड़ा जल्दी बताऊंगा, तो एक बार में यहीं पे सुन लेना कि जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, शॉर्टेस्ट, तो N2 का वैल्यू हमें सबसे मैक्सिमम लेना है और मैक्सिमम N2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम ले रहे हैं, देखो याद करने के लिए बताऊं तो सीधा सीधा याद कर लेना कि उल्टा रखना है, शॉर्टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा रखेंगे और लॉन्गेस्ट के लिए सबसे छोटा रखेंगे, ठीक। वैसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू HC अपॉन में लेमडा, है ना, HC अपॉन में लेमडा। सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहाँ होगा, क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे में भेजने में या सबसे हायर ऑर्बिट में भेजने में। ऑब्वियसली हायर ऑर्बिट, जितना सबसे लास्ट ऑर्बिट में भेजने में उन्हें सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी जितना ज्यादा देंगे वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, सबसे लास्ट ऑर्बिट तक जा रहे हैं, ठीक। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम N2 का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे और लॉन्गेस्ट के लिए एक ज़्यादा डाल देंगे, वैसे शॉर्टेस्ट बता दूं मैं तुम्हें, तो ये हो जाएगा लेमडा और शॉर्टेस्ट, ठीक। शॉर्टेस्ट के लिए यहाँ इन्फिनिटी डाल सकते हैं या फिर शॉर्टेस्ट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी का स्क्वायर, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी यू ऑल नो दैट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन में लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, 1 अपॉन में लेमडा इज नथिंग बट आर, सो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में आर के हो जाएगा। ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। अगर इसी में हमसे पेपर में पूछ ले दैट व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, फॉर लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट के लिए याद रखना, लॉन्गेस्ट के लिए N2 का वैल्यू एक ज़्यादा ले लेंगे, एक ज़्यादा, N1 का वैल्यू क्या था लाइमन के लिए 1, तो एक ज़्यादा ले लोगे बस, एक ज़्यादा, तो तुम्हें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा। सो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, ठीक, 1 माइनस 1 बाई 4, ठीक। एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3 बाई 4 आएगा, दिस गिव्स यू 3r बाई 4, 1 अपॉन में लेमडा, ये लेमडा लॉन्गेस्ट है तो उल्टा करेंगे लेमडा के लिए, तो ये आएगा 4 अपॉन में 3r, 4 अपॉन में 3r, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका मतलब है लाइमन सीरीज का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन आर से 4 अपॉन 3r के बीच में ही लाई करेगा, ठीक, क्लियर। तो ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, कभी कभी ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे बोर्ड्स के पेपर में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह पे वो पूछेंगे फाइंड H अल्फा, ठीक है, H अल्फा, ठीक। तो याद रखना कि अल्फा जब कह रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा लिखने को कह रहे हैं, यहाँ पे एक ज्यादा लिखना है, ठीक। अगर H बीटा कह रहे हैं इसका मतलब है कि 2 ज्यादा लिखना है, H गामा कह रहे हैं तो क्या लिखोगे, उससे 3 ज्यादा लिखोगे। मान लो अगर पेपर में आ गया, तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम सोच के जा रहे हो यार शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पूछेगा, और पेपर में आ गया कि H गामा बताओ लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए H गामा पूछ रहा है अगर, ठीक, तो लाइमन है तो N1 1 होगा, और गामा पूछ रहा है तो अल्फा 2 बीटा 3 गामा 4, तो यहाँ 4 डाल देंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो वैसे फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी होगा आई गेस,
एनसीईआरटी में। ये देखो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा एंड हियर इज योर एच इन्फिनिटी, है ना। ठीक, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। लाइमन के लिए देखो इन्होंने लिख रखा है 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर। जब तुम आर का वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो तुम्हें उसके बीच में ये वैल्यू दिखाई देगा। ऐसे ही हम इसके बाद वाले में भी कर लेंगे। एक और बात तुम्हें याद रखना है कि ये जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लाइट का, ये कोई विजिबल रेंज में लाई नहीं करता, ये लाई करता है अल्ट्रा वायलेट में। किसमें? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा कि लाइमन के लिए कौन सा रीजन होना चाहिए? अल्ट्रा वायलेट रीजन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं इसमें और लाइमन की जगह पे हम बाल्मर सीरीज की बात करें, यू ऑल नो दैट लाइमन के बाद कौन आएगा? बाल्मर सीरीज आएगा। बाल्मर सीरीज, इसमें बस क्या होगा, जो N1 का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे थे लाइमन में, यहाँ पे हम वो 2 पुट करेंगे, 2। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n का स्क्वायर, वेयर n इज एक्साइटेड स्टेट, है ना। एक्साइटेड स्टेट, जो भी एक्साइटेड स्टेट है वो पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n 2 का स्क्वायर। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि n2 का वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट 2 या 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक, तो 3 4 5 कुछ भी ज़्यादा हो बट हो। ठीक है, तो ये बाल्मर सीरीज का हो जाएगा। बाल्मर बोलेगा तो 2 फिक्स हो जाएगा, n2 उससे ज़्यादा होगा, 3 4 5 समथिंग। 3 डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, और इन्फिनिटी डाल दोगे तो क्या मिलेगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है, ठीक है, वो इसे फाइंड कर ले, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों। शॉर्टेस्ट की बात करूंगा, अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, खुद से कॉपी पेन में खुद से सॉल्व कर ले, वीडियो पॉज कर ले और खुद से सॉल्व करके देख ले। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक, कि मैच कर रहा है कि नहीं। मैं इन्फिनिटी डालूंगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 आएगा, तो ये आएगा आर अपॉन में 4। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए आएगा 4 अपॉन में आर। ठीक, किसी को डाउट हो रहा है तो खुद से कैलकुलेट करके देख ले। लॉन्गेस्ट की बात करूंगा, मैं लॉन्गेस्ट की बात करूंगा तो लॉन्गेस्ट के लिए एक ज़्यादा रखना होगा मुझे। अगर मैं यहाँ 2, बाल्मर के लिए ये 2 है तो यहाँ पे मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, और मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 और 4 का एलसीएम 36 होगा। ठीक, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, तो दिस गिव्स यू 5r अपॉन में 36। लेमडा के लिए मुझे इसे उल्टा करना पड़ेगा, और जब मैं इसे उल्टा करूंगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में 5r। तो इसके बीच में वेवलेंथ जो है वो लाई करेगा। ठीक, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। बाल्मर के लिए रीजन याद रखना कि ये विजिबल रीजन में लाई करता है, मतलब कलर्स जो नजर आते थे ना वो सारे बाल्मर सीरीज के लिए ही नजर आते हैं, बाकी में कलर्स नजर नहीं आएंगे। रेडिएशन फिर भी होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फिर भी होता है, बस हमें कलर्स नजर नहीं आएंगे। ये हो गया बाल्मर के लिए। ऐसे ही सब लोग कंटिन्यू कर लो। किसके लिए? बाल्मर के बाद आता है पास्चन सीरीज। पास्चन के लिए क्या करोगे? पास्चन के लिए N1 की जगह पे 3 पुट कर दोगे और यहाँ पे उससे बड़ा वैल्यू आएगा। फिर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट खुद से कर लेना, ठीक, बस उल्टा करना होता है। पेपर में अगर आर के टर्म में पूछ रहा है, आर के टर्म में निकाल देंगे। अगर पेपर में वैल्यूज पूछ रहा है तो आर की जगह पे हम रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा वैल्यू। ठीक, पास्चन सीरीज के लिए यहाँ पे 3 आएगा, पास्चन के लिए N1 का वैल्यू होगा 3। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, देन ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड ब्रैकेट के बाद पी फंड आता है, उतना तक हम जाएंगे नहीं, सीधा सीधा अगर मैं तुमसे पूछूं तो। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आता है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक, कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड बिल्कुल, कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। पहले तो मुझे ये बताओ कि दूसरे में आएगा तो क्या बोलेंगे? सबको पता है पहले में आता है तो लाइमन, बाल्मर, दूसरे में आता है तो क्या बोलते हैं उसे? बाल्मर। इसका मतलब अगर वो दूसरे में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, तो उससे क्या बोलेंगे हम? बाल्मर बोलेंगे। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना ये पड़ेगा कि ये क्या लिखा है, सेकंड ऑर्बिट लिखा है या सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है। चलो इसे समझते हैं, बढ़िया चीज है ये समझने के लिए। ठीक है, ये दिस इज n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 3। समझना, इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन है? ऑब्वियसली यही है ग्राउंड स्टेट। ठीक, और एक्साइटेड स्टेट क्या है? इसके अलावा सारे एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर मेरे से क्वेश्चन में बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जस्ट थिंक, खुद को समझाओ। अगर मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट हुआ क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट हुआ? नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल्स टू 2। ठीक, ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में जाना, और दूसरा एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? तीसरे में जाना,
है ना? सोच के देखो, अगर मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 3 होगा? नहीं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल्स टू 4। हमेशा याद रखना कि अगर टर्म्स के बाद में एक्साइटेड स्टेट लिखा हो तो एक ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हम n इक्वल्स टू 1 को पहला मतलब एक्साइटेड स्टेट नहीं कहते, पहला एक्साइटेड स्टेट 2 से शुरू होता है, ठीक? दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n इक्वल्स टू क्या होगा, 4 होगा। और कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, n इक्वल्स टू 3 में जा रहा है। और अगर थर्ड में आएगा तो कौन सा सीरीज बोलेंगे, लाइमर ना, पहला होता है वो, बाल्मर नहीं, 2 होता है। 3 में आएगा तो क्या बोलेंगे उसे, पास्चन सीरीज बोलेंगे। खैर निकालना क्या है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इन द टू केसेस। सेकंड केस कहाँ है, सेकंड केस में कह रहा है कि एंड देन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं, एक ही क्वेश्चन मैंने ऐड किया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला केस में, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसे लिखते हैं इसे। पहले केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से थर्ड में जा रहा है ना? अरे थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4, किस में जा रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब थर्ड में जा रहा है। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड केस में एंड देन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि ये जा रहा है थर्ड से वापस सेकंड में, ठीक? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड में। इन दोनों केस में वेवलेंथ का रेशियो बताना है। अभी अभी फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, ठीक? कि इस वाले केस में, पहले केस में 1/λ1 मार्क कर देता हूँ, 1/λ1 इज इक्वल टू रेडबर्ग 1 अपॉन में जो लोअर वैल्यू है उसका स्क्वायर, लोअर वैल्यू कौन है, 4 और 3 ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक? 4 का स्क्वायर अगर डालेंगे, एलसीएम लेंगे वही 16 और 9 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे, ठीक, 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7r/144, 1/λ1। तो λ1 कितना हो जाएगा, λ1 हो जाएगा 144/7r। दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड से सेकंड में जा रहा है, तो 1/λ2 इज नथिंग बट r 1 अपॉन में, ठीक है, n1 स्क्वायर, छोटा वैल्यू कौन है, सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, 9 माइनस 4 दैट गिव्स यू 5 अपॉन में 9 इंटू 4 36, ये तो निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने। तो 1/λ2 इज इक्वल टू 5r अपॉन में 36, ठीक। तो λ2 हो जाएगा, यहाँ से λ2 हो जाएगा 36 अपॉन में 5r। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो बताओ, रेशियो। तो λ1/λ2 कर देंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ λ1/λ2 अगर मैं करता हूँ, ठीक, तो ये होगा 144/7r डिवाइड बाई λ2, तो 5r ऊपर चला जाएगा अपॉन में 36, r से r काट देंगे, ठीक है, क्लियर। 36 और 144 जो है अगर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 और 6। एक्चुअल में ये पूरा ही कैंसिल हो रहा था, सॉरी, 4 टाइम्स में। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20/7। दिस इज द रेशियो योर 20/7, ठीक है, क्लियर। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसमें तो नॉर्मल पहला केस पूछ लेंगे, केवल दूसरा केस पूछ लेंगे, बहुत आसान सा टर्म है, बट मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पिक करा, देखो लिखा भी है कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया 2012, ठीक है, क्लियर। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो कैसे बन पाएंगे, ठीक, क्लियर। और भी न्यूमेरिकल्स जो है वो हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और अलग से जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें भी हम और क्वेश्चंस ऐड अप कर देंगे, ठीक। तो जैसे जैसे लेक्चर्स जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, हम और भी सारी चीज़ें जो है वो ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है। चीज़ें हमारे लिए भी नहीं है थोड़ी, तो थोड़ा समय लग रहा है, बट सब कुछ समय के साथ इस पर अपलोड होता चला जाएगा। खैर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अगेन ये प्रिपरेशन है बोर्स के पोस्टुलेट पढ़ने से पहले का, तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसी को यूज़ करेंगे हम बोर्स के पोस्टुलेट में, ठीक। याद रहे हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की अगर मैं बात करूंगा, हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा, केवल हाइड्रोजन एटम की, तो ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये है हाइड्रोजन का ऑर्बिट, और इसमें घूम रहा है कौन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का। जब मैं केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बोर्स का हाइड्रोजन
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ही पढ़ने वाले हैं हम। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लेता हूँ कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है या जो रेडियस है वो मैं आर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर नहीं नजर आ रहा था, मैं सेंटर पे बना देता हूँ इसे एक बार। तो इसके रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ, तो इसके रेडियस को मैंने आर ले लिया। ठीक, क्लियर। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, लेट सपोज कर लेता हूँ कि इसके ऊपर ये जो मूव कर रहा है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एक्चुअल में रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये ड्रॉबैक था, हाँ, लेकिन बोर्स के अकॉर्डिंग ये ड्रॉबैक नहीं है। आगे हम बोर्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बात याद रखना है। और अगर कोई भी चीज़ घूम रहा होता है, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, फोर फोर सर्कुलर मोशन, किसी भी मोशन का सर्कुलर होने के लिए उसके सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। सेंटर की तरफ फोर्स लगा कौन रहा है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से? ठीक है, बहुत सारे फोर्स के टर्म जानते हो, लेकिन ये न्यूक्लियस उसको कैसे खींच रहा है? ऑब्वियसली चार्ज की वजह से खींच रहा है। और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कौन होता है? ऑब्वियसली कूलम फोर्स होता है। कूलम फोर्स क्या है? कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, केवल एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ई। ठीक, इनटू चार्ज ऑफ, जिसको खींच रहा है, किसको खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमेशा फिक्स होता है, हमेशा। ये भले बदल जाए बट वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, क्लियर। इसका फॉर्मूला हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ऑलवेज एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, क्लियर। एक आर से एक आर काट देंगे और मुझे यहाँ से एक्चुअल में वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दो टर्म्स चाहिए, तो मैं दोनों को निकाल के एक ब्रैकेट में रख लूंगा ताकि मैं बोर्स के पोस्टुलेट में इसे यूज कर सकूं। ठीक, तो एक बार तो मैं वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक, मार्क कर देता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 1, और दो अलग अलग पार्ट में इसका आंसर फाइंड करूंगा। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ। तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यू ऑल नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, है ना। तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दूंगा यहाँ से 1/8 पाई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक, ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। ठीक, और मैंने क्या कहा था, मुझे और क्या चाहिए? मुझे वेलोसिटी का टर्म चाहिए। तो यहीं से वेलोसिटी का टर्म के लिए मैं मास को डिवाइड में डाल दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में एम इंटू आर। ठीक, मार्क कर लेता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 2 और मार्क कर लेता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 3। कुछ लोग बोलेंगे वी स्क्वायर क्यों निकालिए? आगे वी स्क्वायर का ही जरूरत है, इसलिए मैंने वी स्क्वायर ही निकाल दिया। अगर तुम्हें वी निकालना है तो अंडर रूट लगा दो, नो इशूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। ये मिल गया हमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करो, वी स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद करके बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और अगर उसका एग्जिस्टेंस है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है कि नहीं? बिल्कुल होगा। काइनेटिक, जहाँ काइनेटिक है वहाँ पोटेंशियल तो होना ही है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है तो उसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ठीक, हाउ विल वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी? ठीक, अब बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी सर mgh होता है। mgh, थोड़ा ध्यान रखो, mgh जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बदलता है, डिपेंड करता है कि कहाँ यूज कर रहे हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। ठीक, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और सारे पोटेंशियल एनर्जी बदलते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। दो चार्ज के बीच में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन में R। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इज जो पोटेंशियल एनर्जी में जिन दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालना उसमें से एक का चार्ज है। यहाँ पे तुम सोच के देखो, एक चार्ज क्या है? एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन
और एक चार्ज क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -e। अब यहाँ पे बहुत लोग अचानक से चिल्लाने लग जाएंगे कि अब से पहले तो इलेक्ट्रॉन में कभी माइनस लगाया नहीं मैंने, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज में माइनस क्यों लगाया। रिमेंबर दिस कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब तुम मेंशन कर रहे हो तो वो तभी यूज करना जब वो क्वांटिटी स्केलर हो, मतलब जो तुम फाइंड कर रहे हो वो अगर स्केलर है, ठीक, तो उसमें मैग्नीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ आता है। लेकिन वहीं पे अगर टर्म वेक्टर है, जैसे फोर्स तुम सब लोगों को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जब तुम टर्म्स यूज करते हो तो तुम्हें उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ, मतलब सबको प्लस ही लेके चलते हैं क्योंकि उसके पास अपना एक डायरेक्शन है। दैट्स वाई जब मैं फोर्स लिख रहा हूँ तो उसमें -e या +e या ऐसा कुछ नहीं मेंशन कर रहा। लेकिन जब मैं एनर्जी लिखूंगा, एनर्जी वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मुझे वहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव लगाने की जरूरत है, ठीक। वहीं पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन में मुझे प्लस लगाने की जरूरत है। तो एक है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस r, नॉट r स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 अपॉन में r। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। काइनेटिक एनर्जी इज e स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पोटेंशियल एनर्जी -e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एंड यू ऑल नो दैट कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी मिलेगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी। तो मैं अगले स्लाइड पे इन दोनों एनर्जी को ऐड कर रहा हूं। तो टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ऐड करूंगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ई स्क्वायर अपॉन में, काइनेटिक एनर्जी इज ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, whereas potential energy is -e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। इसमें तुम कॉमन ले लेना e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फिर तुम्हें ब्रैकेट में 1/2 -1 मिलेगा, फिर एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा -e स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। ये हमें मिलेगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में हमारा फाइनल एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन बच रहा है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन indicates that electron is bound to nucleus, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। तो अगर हमसे पेपर में पूछ लेते हैं हाउ विल यू से दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल जाता, हमेशा क्यों वो चक्कर ही लगाता रहता है न्यूक्लियस के, तुम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिख दिया है, अभी जो मैंने डिराइव करा है। मैंने एक चीज़ देखा कि टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया और जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, तुम देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन वो दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, बस फर्क माइनस का है। तो क्यों ना मैं एक रिलेशन बना दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का बराबर है, बस माइनस का फर्क है। वहीं पे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की तरफ देखता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में भी नेगेटिव का टर्म है और टोटल में भी नेगेटिव का टर्म है, बस फर्क है उसमें नीचे 4 था और इसमें क्या है 8 है, मतलब कि डिफरेंस कितने टाइम्स का है, 2 टाइम्स का डिफरेंस है। इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी लिख दिया। तुम बोलोगे जरूरत क्या है, आगे जरूरत पड़ेगा, यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा चीज़ था, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सीधा सीधा बात है। एक्चुअल में ये सब कुछ जो है वो हमने सॉल्व करा है ताकि हम बोर्स के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को देख सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोर्स का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और ये है वो मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
ठीक, एक्चुअल में अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो बोर्स मॉडल का ही यूज़ करके समझाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में भी कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है बाय गेनिंग एनर्जी, और वापस आता है तो वो उतना ही एनर्जी का लाइट जो है वो एमिट करता है। और तुम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा ई इज डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, मैंने यूज भी यहीं से करा था ये, अगर ध्यान से देखो तो जो बोर्स ने अपने पोस्टुलेट में यूज करा है। ठीक, तो बोर्स के पोस्टुलेट से ही हम ये एक्चुअल में कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद अभी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में बताया, काइनेटिक पोटेंशियल, वो भी कहीं ना कहीं बोर्स के पोस्टुलेट से ही मैंने यूज करा था तुम्हें समझाने के लिए। तो अब मैं पोस्टुलेट्स भी समझा देता हूँ। बोर्स का पोस्टुलेट भी पढ़ पढ़ के तुम बोर हो चुके होगे, है ना। क्लास 10th में पढ़ा तुमने, क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा, और अब फिजिक्स में भी सेम बात है। ठीक, तो हाँ, बोर का पोस्टुलेट जो है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, एटम को समझने में भी। इसलिए जब जब एटम का बात होगा, बोर्स को हम नहीं भूल सकते, बोर्स तो आएगा ही। ठीक, बट ध्यान रहे कि बोर्स का ये पोस्टुलेट किसके लिए है, केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए है, केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ पे फिजिक्स में हमें बोर्स के मेजरली 3 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है, 1, 2 एंड 3 मार्क्ड है। मैं इन तीनों पोस्टुलेट को यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट रिमेंबर दैट कि पेपर में बोर्स का पोस्टुलेट लिखने को आ सकता है, तो हमें याद करना पड़ेगा इन्हें। अब तुम बोलोगे इतना बड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे इटैलिक में, इटैलिक फॉन्ट साइज में पोस्टुलेट लिखा हुआ है, वो केवल 2 लाइन का ही होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस 2-3 लाइन का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं है, याद कर लेंगे इसे। ठीक, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पोस्टुलेट सब लोगों को पता है। ठीक, बोर्स ने क्या कहा, जैसे रदरफोर्ड का प्रॉब्लम क्या था, रदरफोर्ड का प्रॉब्लम था कि सबने कहा था कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर उसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जा रहा। इसके इसके कॉन्ट्रेरी बोर्स ने अपने पहले पोस्टुलेट में ये एक्सप्लेन करा कि एटम जो है वो जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था, उसने कहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ से ऑर्बिट का टर्म जो है वो बोर यूज करता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और उस फिक्स्ड पाथ का नाम उसने ऑर्बिट दिया। और तुम सब लोग जानते हो पहले से ही कि ये ऑर्बिट है एक्चुअल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। एक और चीज मेंशन करता है बोर, वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑर्बिट कर रहा है, तो विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी नहीं इमिट कर रहा है, इसलिए वो कोई स्पाइरल पाथ बना के न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। ठीक, तो उसने नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट मेंशन करा कि जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। बोर का पहला पोस्टुलेट यही था। दूसरे पोस्टुलेट में अगर हम जाते हैं तो बोर्स ने कहा था कि अगर, बोर्स ने ये कहा, बोस ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है, क्लियर, वो उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स भी होंगे, जरूरी नहीं केवल एक ही ऑर्बिट हो, बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके हायर ऑर्बिट में जाए, या बाय डिफॉल्ट भी इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे है, तो हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, मतलब कि फिक्स्ड होगा एंगुलर मोमेंटम। एंड यू ऑल नो दैट ना, एंगुलर मोमेंटम इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, क्लास 11th। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन, mvr। लेकिन बोस ने ये नहीं कहा कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, ये तो सबको पता था। उसने कहा कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। उसने कहा हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई होगा, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट था। और उसने यहाँ पे n भी ऐड करा, उसने कहा हर ऑर्बिट का नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो 1 डाल देंगे, दूसरे के लिए 2 डाल देंगे, तीसरे के लिए 3 डाल देंगे, एंड सो ऑन। तो हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब हम तीसरे पोस्टुलेट की तरफ जाते हैं, तो तीसरा पोस्टुलेट तो मैंने बहुत पहले से ही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या एमिट करेगा, वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, जो चेंज इन एनर्जी था इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, उतने ही एनर्जी का एक फोटोन एमिट करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी तुम कैसे निकाल सकते हो, एच न्यू से, या फिर कैसे निकाल सकते हो, एच सी अपॉन में लेमडा से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और ये जो अभी मैं बता रहा था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तो ये 3 जो है ये मेजर पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, बोर्स के, जो कि मैंने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन तुम्हें समझा भी दिया। लेकिन बोर का खास बात जानते हो, बोर का खास बात ये है कि हाइड्रोजन एटम के लिए उसने हर कुछ फिक्स कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए हर कुछ फिक्स कर दिया, उसने रेडियस फिक्स कर दिया, उसने वेलोसिटी फिक्स कर दिया। और यहीं पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का,
कि वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। हर ऑर्बिट का रेडियस भी फिक्स कर दिया बोर्स ने और हर ऑर्बिट का एनर्जी भी फिक्स कर दिया बोर ने, हर ऑर्बिट का एनर्जी, जिसे तुम फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन पूछ रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की अगर मैं बात करूंगा कैसे डेराइव करेंगे, बहुत आसान सा है यार डेरिवेशन, बहुत सिंपल सा है। एक बार अगर तुम डेरिवेशन समझ लो तो भूलोगे नहीं, नहीं तो बहुत रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, दिखता बहुत गंदा है ये, ठीक। और हमें तो पता ही है, हमें कुछ भी चीज़ अगर बेकार दिख रहा है तो हमें लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है बहुत आसान सा। क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। दो इक्वेशन यूज करेंगे, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट यूज करेंगे यूजिंग बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई की बात कर रहा हूँ, यूजिंग बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट दैट इज mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन में NH अपॉन में 2 पाई। अगर ऑर्बिट का नंबर फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है, n लिख रहे हैं तो यहाँ भी स्मॉल n लिख देता हूँ और यहाँ भी स्मॉल n लिख देता हूँ। तो mv_n_rn इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। मेक दिस इक्वेशन एज 1 और एक इक्वेशन मैं ले आ रहा हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल में बंद करके रखा था। देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये यू ऑल नो दैट वेलोसिटी का स्क्वायर। मैं इस वेलोसिटी के स्क्वायर को यहाँ से कॉपी करके वहाँ ले जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। देखो प्रॉब्लम ये है कि हमें h पता है, 2 पता है, पाई पता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, बट हमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नहीं पता और इलेक्ट्रॉन का जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस भी नहीं पता है। कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2 वेरिएबल है। और तुम जानते हो मैथ्स में कि हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं, 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, फिक्स्ड है, ठीक है। तो v और r के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो हमने इसे बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट से फाइंड कर लिया और दूसरा इक्वेशन हम वहां से ले आएंगे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का टर्म मैंने लिखा था, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था mv स्क्वायर, m आएगा नीचे, ठीक है, और r भी आएगा नीचे और ऊपर आएगा e स्क्वायर, ऊपर आएगा e स्क्वायर, ये ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर। दोबारा चेक कर लिया जाए, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। तो देखो वी स्क्वायर मैंने वहाँ से जहाँ मैंने दिखाया वहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया। किस ये किसका वेलोसिटी है, nth ऑर्बिट का, तो n लगा देता हूँ। रेडियस किसका है, nth ऑर्बिट का, तो n लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो वी स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे क्या है, v का टर्म है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड ताकि वी एन स्क्वायर का टर्म बच जाए। मैं वी स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे आर क्यों नहीं, क्योंकि आर तो फाइंड करना है ना, आर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा, वेलोसिटी निकालना ही नहीं है। अगर पेपर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया बोर्ड्स के एग्जाम में, वेलोसिटी पूछ लिया तो तुम आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बट फिलहाल ऐसा एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। एनसीईआरटी में तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का ही एक्सप्रेशन है तो वही पूछेगा। तो ये वी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे आर एन मिल जाएगा। ध्यान से देखो सब लोग, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर एन इंटू आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। मैंने पहले कहा था कि अगर एक बार समझ लोगे, समझना कितना आसान है कि एक बार बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करना और एक बार वो सेंटीमीटर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल करना है और वहां से वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल के पुट कर देना है। खुद से कर सकते हो पेपर में, इतना आसान सा है। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली देखो ना, रटने जाओ, तो तुम देख सकते हो कितना भयंकर सा टर्म दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। एक आर एन से एक आर एन का टर्म काट देंगे, आर एन को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को राइट साइड लेके जाएंगे, तो आर एन यहीं बच गया, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। राइट साइड वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट इज 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, एक मास का भी टर्म है, अपॉन में, अच्छा मास से कैंसिल नहीं किया मैंने, एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा तो वो m डिवाइड में आएगा उसके, तो ये m नहीं होगा यहाँ पे, m आएगा नीचे, ठीक है, और ई स्क्वायर भी आएगा नीचे, तो ई स्क्वायर भी आएगा नीचे, ठीक, तो ई स्क्वायर नीचे, एम नीचे, और 4 पाई स्क्वायर नीचे, बाकी सारे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई काट देंगे, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो रेडियस ऑफ nth टर्म हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, पाई कहाँ से बच गया ऊपर, पाई तो नीचे बचा हुआ है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, नीचे बचेगा m पाई ई स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12, m is mass of electron, that is 9.1 into 10 का power minus 31 kg, pi is you can use 3.14, and charge of electron is 1.6 into 10 का power minus 19 का whole square. After substituting all values you will have radius of nth orbit, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 52.9 बाई एन स्क्वायर कहाँ है, एन स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो एन स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 52.9 एन स्क्वायर, और ये है पिकोमीटर में, पिकोमीटर इज 10 का पावर माइनस 12, ठीक, तो मल्टीप्लाई में 10 का पावर माइनस 12 आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ पूरा ही लिख देता हूँ, 52.9 इंटू 10 का पावर माइनस 12 एन स्क्वायर, वेन एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ कितना होगा, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बताओ कितना होगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे और आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या टाइप है क्वेश्चन पूछने का पेपर में दूसरा टाइप ये है कि हाइड्रोजन एटम के दूसरे और तीसरे ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो बताओ, तो यू ऑल नो दैट कि यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के, तो जब भी रेशियो पूछेगा इसको यूज कर लेना, दूसरे और तीसरे का पूछा तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर देंगे, 4/9 रेशियो आ जाएगा, ठीक, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पेपर में हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन लाइक पूछ ले, फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, क्या होता है ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, क्या होते हैं हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन तो ना हो लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर, एंड सो ऑन, तो ये हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कहते हैं इन्हें, ठीक है, क्लियर, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे बस नीचे एक जेड लगा देना यार एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक, तो जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए वो हो जाएगा यही सेम 52.9 इंटू 10 का पावर माइनस 12 एन स्क्वायर, और नीचे आएगा जेड, नीचे आएगा जेड, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो अगर कुछ और आता है तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई और एलिमेंट हो हीलियम लिथियम बेरिलियम तो उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, टाइम क्या हो रहा था सर, ठीक है, ठीक, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, बट पेपर में जरूरी नहीं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, वो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी पूछ सकते हैं तुमसे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये याद रखना एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कंटिन्यूएशन है इसी इसी डेरिवेशन का, तो अगर तुमसे पेपर में एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी पूछे तो भी तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक, फाइंड करके, और टोटल एनर्जी जो हमने डेराइव करा था, कहाँ डेराइव करा था हमने टोटल एनर्जी, यहाँ पे नहीं, ये तो टोटल एनर्जी जहाँ पे हमने डेराइव करा ये यहाँ, इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमें यहाँ आर की जगह पे वो पुट करना पड़ेगा, तो बस एक स्टेप और, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तक डिराइव करने के बाद टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में आर के वैल्यू को जो वहाँ हमने डिराइव करा वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें वापस से याद दिला दूँ, इट इज माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस आर की जगह पे मैं वो फाइनल एक्सप्रेशन जो है इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारा
डेरिवेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, और इसको मैं उसमें पुट करके एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन कर लूँगा। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक, इसके लिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने पहले यूज़ करा है वो यूज़ करेंगे। टोटल एनर्जी क्या था वो, माइनस ई स्क्वायर, पेपर में डायरेक्ट लिख के पुट कर सकते हो, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, और आर एन का वैल्यू जो अभी हमने डिराइव करा है वो यूज़ करेंगे। सो टोटल एनर्जी इज माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एन का जो वैल्यू था वो था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम। चेक कर लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम, एप्सिलॉन नॉट ऊपर था, ई स्क्वायर नीचे था, एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा और ई स्क्वायर नीचे डाल देंगे, पाई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। ठीक है, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ठीक, ई स्क्वायर और एम ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा टोटल एनर्जी का वो बचेगा माइनस एम ई का पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक, सॉरी 8 रह गया, और 8, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम, रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम। इसमें भी अगर मैं सारे वैल्यूज पुट कर दूँ, सारे वैल्यूज पुट कर दूँ तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2.18 माइनस 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18, नीचे है इसमें एन स्क्वायर और ये है जूल में। पर तुम लोग को याद है ना, जब से मॉडर्न फिजिक्स, मतलब लास्ट क्लास में मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी जो है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इतने छोटे एनर्जी को हम जूल में ना निकाल के किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसलिए हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा इसका फाइनल वो मिलेगा माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और सबसे ज़्यादा हम नीचे वाले फॉर्मूले को ही यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, क्लियर। और फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए अगर मैं लिख दूँ यही फॉर्मूला, फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए लिख दो, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ठीक, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा, या सिंपली एनर्जी भी कह सकते हैं या एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट दैट कैन बी इज माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, और यहाँ से हम nth ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल सिंपल सा एक्सप्रेशन था, दो इक्वेशन, दो अननोन, एक पुट करके रेडियस निकाल लेंगे और उसी को हम टोटल एनर्जी में पुट करके ये फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक, डेरिवेशन तो इतना ही था, याद रहे, डेरिवेशन इतना ही है, बट मैं इसे समझाने के लिए कुछ लाइन्स ड्रॉ करके समझा रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ करे हैं, ये लाइन, और ये लाइन जो है वो एनर्जी के लाइन्स को दिखाता है। ये जो गैप है इतना बड़ा और फिर छोटा होता जा रहा है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी लिखूं, मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन यही लिख देता हूँ, बार बार पीछे की स्लाइड पे जाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले ऑर्बिट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, पहले ऑर्बिट के लिए हमें यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा। 1 पुट करेंगे, क्या आएगा एनर्जी हमारा इस ऑर्बिट का, यहाँ का एनर्जी मिलेगा मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर मैं सेकंड ऑर्बिट पे जाऊं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, हम निकाल रहे हैं हर ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, बोर्स के अकॉर्डिंग सब फिक्स्ड है, तो हम डायरेक्टली एनर्जी फाइंड ही क्यों ना कर लें। अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 13.6 डिवाइड बाई 4 दैट गिव्स यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। वैल्यूज मुझे याद है, तुम्हें भी याद कर लेना चाहिए। ठीक, और इसी वैल्यूज को हम लोग पेपर में सीधे लिखेंगे और डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बस 30 सेकंड में सॉल्व करने का बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है 30 सेकंड लगाओ, आंसर आएगा। ठीक, पहले से ये 4 ऑर्बिट का एनर्जी याद कर लो। ठीक है, पहले ऑर्बिट का 13.6, 1 डालेंगे, दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 3.14,
सॉरी 3.4। उसके बाद आएगा जब यहाँ पे मैं 3 डालूंगा 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इक्वल टू 4 के लिए ये आएगा -0.85 और n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 5 के लिए ये आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो इन्फिनिटी पे ठीक है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे एनर्जी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी अगर तुम्हें ट्रांजिशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, दो एनर्जी को माइनस करेंगे और माइनस करके ठीक है, और डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू में डालेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसे करने के दो तरीके, एक तो रेडबर्ग वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 1 अपॉन में लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, वहां से भी कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा आसान हो जाता है, मैं समझा देता हूँ कैसे। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें वापस से इसमें मार्क कर दूं एक्चुअल में लाइमन बार्मर वगैरह, ताकि थोड़ा सा नजर आए। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है, मैं लाइन से ऐड कर देता हूँ, बस कलर बदल दूंगा मैं। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में आ रहा है, कहीं से भी किसी भी हायर एनर्जी से अगर पहले में आ रहा है कहीं से भी, तो इसे कौन सा सीरीज बोलेंगे, सब लोगों को पता होगा कौन सा सीरीज, ऑब्वियसली लाइमन सीरीज। ठीक है, तो हम इसे बोल रहे हैं लाइमन सीरीज, ये सारे के सारे जो है वो लाइमन सीरीज है। ठीक, दिस इज लाइमन। लेकिन अगर यही, ठीक है, अगर यही किसी भी ऑर्बिट से अगर किस में आए, सेकंड में आए, तो क्या कहलाएगा, ये बाल्मर कहलाएगा, है ना, बाल्मर, दिस इज बाल्मर। तो ये हो गया बाल्मर सीरीज हमारा, बाल्मर। और किसी से भी अगर किस में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में, तो ये पाश्चन हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। ठीक, आगे अब कितना ही बनाओ, ऑब्वियस सी बात है, तुम समझ गए होगे, लाइमन बाल्मर पाश्चन। ठीक है, क्लियर। और अगर वो पाश्चन के बाद ब्रैकेट आएगा, अगर वो किस में आता है, अगर वो चौथे में आता है तो, है ना, थोड़ा मूव कर गया वो वहां से। ठीक, चौथे में अगर आएगा तो ब्रैकेट कहलाएगा। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल की, तो मान लो क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसे ही रैंडमली यही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है, या ट्रांजिट फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1। बताओ यहाँ से निकलने वाले वेव का वेवलेंथ बताओ। एक तो तुम रेडबर्ग वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 अपॉन में लेमडा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ डायरेक्टली कि n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी को माइनस कर दो तुम। ठीक, क्योंकि तुम्हें मैंने कहा कि 4 एनर्जी तो तुम याद करके जाओ घर से। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 3 का जो एनर्जी है वो 1.51 है माइनस का, और n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी कितना है, -13.6 है। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, नेगेटिव नहीं लिखना है डेल्टा, पॉजिटिव लिखना है। ठीक, तो तुम्हारा आंसर आएगा 12.1, तो 12.1 लिख दो इसको। और ये फॉर्मूला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये डायरेक्टली पेपर में यूज करो, 1242 अपॉन में लेमडा, 1242 अपॉन में लेमडा। और इस एक छोटे से फॉर्मूले से तुम कोई भी क्वेश्चन जो है वो विद इन 30 सेकंड जो है वो सॉल्व कर लोगे। बस एक बात याद रखना कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करो, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए, मतलब इन्हीं में से कोई एनर्जी का चेंज होना चाहिए। और यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगा ना तुम्हें, वो नैनोमीटर में मिलेगा। ठीक है, वेवलेंथ जो मिलेगा तुम्हें वो नैनोमीटर में ही मिलेगा। ठीक, वाइस वर्सा भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमसे कभी क्वेश्चन पेपर में ये दे दे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है और यहाँ से कुछ 675 नैनोमीटर का लाइट एमिट हो रहा है, तो बताओ कि कहाँ से कहाँ गया है वो इलेक्ट्रॉन। तो तुम 675 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 675 पुट कर देना, नैनोमीटर में ही पुट होना चाहिए। 675 क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा, है ना, चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, हीट एंड ट्रायल करोगे, किन दो को माइनस करने से वो आ रहा है। ठीक, और जिन दो के माइनस करने से वो आएगा, ठीक, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से वहां के बीच में ट्रांजिशन हुआ है। एक और बात मैं साथ के साथ बता दूं, ये गैप मैंने इतना बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि एनर्जी का गैप ही इतना बड़ा है। पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप जो है वो लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, अब धीरे धीरे ये गैप कम होने लग जाता है, इसलिए ये गैप ऐसा ही है।
तो मैं जनरली अभी जो कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ठीक है, 1242 अपॉन में लेमडा, जहाँ पे चेंज इन एनर्जी जो है वो 2 ऑर्बिट का माइनस करके फाइंड करूंगा, और लेमडा जो है वो नैनोमीटर में एनर्जी होगा, ठीक, सॉरी एनर्जी नहीं होगा, नैनोमीटर में वेवलेंथ होगा, ठीक, जो भी एमिटेड वेव्स हैं उनका वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐड करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। मैंने ऐड तो करा था, हाँ ये नहीं, ये हाँ ये तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितना सारा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया बस एक बार फॉर्मूला लगाओ और आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बताओ ए बी सी डी इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, कि लाइट कितने वेवलेंथ का है, 102.7 नैनोमीटर का लाइट बाहर आना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें एक बार ये फॉर्मूला पता है तो तुम्हें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसमें दिया हुआ है, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 1242 अपॉन में वेवलेंथ, कितना है वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर में है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ नैनोमीटर में है, ठीक। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं जैसे ही इसे डिवाइड करूंगा 102.7 से, ठीक है, 102.7 ऊपर है 12, ठीक, तो ये आएगा 12.1, ये आएगा 12.1, किस में आएगा एनर्जी, याद है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये एनर्जी आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है वो जो दो एनर्जी स्टेट है उनसे एनर्जी जो है वो 12 उनमें डिफरेंस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। अब देखें कि इन दो को माइनस करने से 12.1 आएगा, ऑब्वियसली ए बी सी को माइनस करके तो आएगा ही नहीं 12.1, क्योंकि 12.1 के लिए इसको तो यूज करना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं। इन दो को ये इतने छोटे छोटे वैल्यू माइनस करके कहाँ से ही आएगा, तुम देखो -13.6 और 1.5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 12.1 आएगा, है ना, ठीक। इसका मतलब है योर आंसर विल बी डी। 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल्स करने में, 3-3 नंबर 4-4 नंबर का न्यूमेरिकल्स है ये सारे बोर्ड्स के, और अगर ओवरऑल देखोगे तो यही पूछा होगा 60-70% केसेस में केवल यही पूछ रहा होता है, ठीक है, 60-70% केसेस में यही पूछ रहा होता है तुमसे, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन बहुत सीधा सीधा है। अच्छा एक और बात ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल की भी बात कर लेते हैं। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना तुम्हें, ये देखो क्या पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जो है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए वो -13.6 है, हाँ हमें पहले से पता है, मैंने कहा ना याद करके जाएंगे। अब देखो इस न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यूज हमें पहले से ही याद है ना, क्या हमें पेपर में ये वैल्यूज ही ना दे तो हमें तो याद है ना, हम तो माइनस करके डायरेक्ट लिख देंगे, हमें पता है ये 13.6, ये 3.4, ये 1.5, ये 0.85 है कि नहीं, ठीक। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है स्पेशली देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन का सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 3, तुम सब लोगों को पता है n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, लेकिन इस बार एनर्जी नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कुछ बच्चे सेम ही लिख देते हैं, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी सेम ही तो है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो जो मैंने डेरिवेशन कराया है वो एनर्जी का तो कराया ही नहीं, मैंने डेरिवेशन जो कराया है वो टोटल एनर्जी का कराया है कि नहीं। देखो हमने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एनर्जी का लिखा है क्या, काइनेटिक एनर्जी का लिखा नहीं, हमने ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का लिखा है। तो क्या काइनेटिक और टोटल अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। अभी याद है जब हमने इसे अलग से लिखा था तो मैंने कहा था मैं आगे यूज करूंगा, मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों आपस में सेम होंगे, बस फर्क किसका होगा, माइनस का होगा। वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के क्या होगा, डबल होगा। इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी काफी पूछा होता है और हम आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल्स को भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ है, ये देखो, ठीक। तो क्या पूछा हुआ है, थर्ड n इक्वल टू 3 का काइनेटिक एनर्जी पूछा है। यू ऑल नो दैट n1 का वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं, n1 का एनर्जी -13.6 है कि नहीं, ये टोटल एनर्जी है, ये लिख देता हूँ मैं, टोटल एनर्जी है ये। n2 के लिए क्या था -3.4, n3 के लिए क्या था, n3 के लिए -1.51, -1.51, ये सारे ईवी में है, ठीक। 3 तक ही चाहिए ना, हाँ 3 तक ही चाहिए, ठीक है। अगर मुझे टोटल एनर्जी की जगह पे काइनेटिक पूछे और पोटेंशियल पूछे, कुछ भी पूछे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ही आंसर क्यों ना लिख दूँ, है ना, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखो। टोटल और काइनेटिक में क्या फर्क होगा, एक्जैक्टली सेम होगा, लेकिन काइनेटिक नेगेटिव नहीं हो सकता एक्चुअल में, माइनस टोटल एनर्जी के नेगेटिव उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13.6, जो टोटल है वही काइनेटिक होगा, जो टोटल है वही काइनेटिक होगा, बस उसका नेगेटिव हटा देंगे हम,
वो काइनेटिक हो जाएगा। और पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल नेगेटिव था याद करो, बस डबल कर देंगे। 13.6 है तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 13.6 है तो 27.2 हो जाएगा, 27.2 ईवी हो जाएगा। 3.4 है तो माइनस 6.8 ईवी हो जाएगा, 6.8 ईवी। और 1.51 है तो कितना हो जाएगा, 3.02 ईवी हो जाएगा। तो कितना आसान सा है। और क्वेश्चन वापस से पढ़े, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे तो पूछ रहा था n इक्वल टू 3 में काइनेटिक एनर्जी, n इक्वल टू 3 में काइनेटिक एनर्जी, सीधे डायरेक्टली 1.51। सोच लो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, हमें आंसर पहले से याद है, हम बस उसको सेम ही लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। आगे चलते हैं, देखो क्या पूछ रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब लाइन बनाओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ से, इसका एनर्जी कितना था, इसका एनर्जी था माइनस 1.51, ये था माइनस 3.4 और ये था माइनस 13.6। ठीक है, बढ़िया। कहाँ से कहाँ जा रहा है, जम्प्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड, है ना। यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, अभी अभी तो माइनस किया था हमने इन दोनों को, कितना माइनस करके आया था हमारे पास, 12.1 ही तो आया था। तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू 12.1 इज इक्वल टू 1242 अपॉन में लेमडा इन नैनोमीटर, हमसे लेमडा पूछ रहा है। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 1242 अपॉन में 12.1। ठीक, 12.1 कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा 102 नैनोमीटर के आसपास आएगा इसका आंसर। देख लो कितना आसान सा है, कितना सिंपल सा है। मतलब कि हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, हमें ये वैल्यूज जानना है, दोनों को माइनस करना है और 1242 अपॉन लेमडा में पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। और एक और बात लिखी हुई एनसीईआरटी में, उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी पूछ लेता है कि बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट का कंफर्मेशन करो यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज करके, ठीक है, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट जो है वो कैसे बता पाओगे। ठीक है, या फिर उल्टा कि डी ब्रॉगली की हेल्प से तुम बोर्स के पोस्टुलेट को कैसे, बोर्स के पोस्टुलेट की हेल्प से तुम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। ठीक, कि बोर्स का पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर का पोस्टुलेट कहता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक, क्लियर। और हमें बोर का पोस्टुलेट चाहिए, सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, एम इंटू वी। एम इंटू वी क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, एन एच अपॉन में 2 पाई। एन एच अपॉन में 2 पाई। तो इसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में पी। 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही क्या होता है, ऑब्वियसली वेवलेंथ। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू एन। अगर ऑर्बिट का नंबर 1 लिख लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच अपॉन में पी और एन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट। तो बहुत बार पेपर में मान लो 1-2 नंबर में पूछ ले कि हाउ विल यू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूजिंग बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई में एम वी डिवाइड बाय डालना, 2 पाई आर की जगह पे लेमडा पुट कर देना। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास गीगर एंड मार्शल एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पे वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है और उन्होंने एक एनर्जी दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, क्लियर। ये एनर्जी देके कह रहे हैं कि बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। याद रखना, जब भी एनर्जी दिया हो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल का, जब भी एनर्जी दिया हो अल्फा पार्टिकल का और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछे, यू हैव टू यूज द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का टर्म यूज करना पड़ेगा। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, अभी जो हमने यहाँ पे फाइंड करा था काइनेटिक एनर्जी का टर्म, ये है हमारे पास, कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ दिस वन। ठीक है, दिस इज द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि के Q1 Q2 अपॉन में आर, तो वही यूज कर लेते हैं हम, काइनेटिक या पोटेंशियल जो भी है वो यूज कर लेते हैं, सेम ही आएगा क्योंकि एनर्जी का नाइदर वेकेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला, दैट इज के इलेक्ट्रॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी है।
सो अल्फा पार्टिकल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि उतना ही चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो होगा जेड इंटू ई, है ना, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा जेड इंटू ई होगा। गोल्ड के लिए इसका वैल्यू हमें 79 रखना पड़ेगा, बोर्ड्स में जनरली 80 दे देते हैं तो 80 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में आर, नॉट आर स्क्वायर, आर। इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 7.7 मेगा इज 10 का पावर 6, मेगा इज 10 का पावर 6। ईवी में ई का वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। के का वैल्यू हम सब लोगों को पता है 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है, ठीक है। अगेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज है, दो, एक 2 है और जेड अगर गोल्ड है, गोल्ड के लिए ये 79 होता है, मैं 79 पुट कर दूं, ई मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आर। एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन काट देंगे और सॉल्व करके हम यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड कर सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए तुम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तुम सॉल्व करोगे। अरे यार बस 2 मिनट रहना था। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए तुम हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक। बहुत बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि डेराइव करके दिखाओ, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा डेराइव तो नहीं किया मैंने। एनर्जी का फॉर्मूले में मैंने आर इधर और एनर्जी नीचे डाल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे के जो है वो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो कांस्टेंट है 9 इंटू 10 का पावर 9। जेड जो है वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी क्वेश्चन में गिवन होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी दिया है यहाँ पुट कर दो, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और यू विल हैव योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज बोर्ड से रिलेटेड, पिछले 8-10 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग उस क्वेश्चंस को देखिए और आप गो थ्रू कीजिए, जो भी मैंने बताया एग्जैक्टली सब कुछ वही दिखाई देगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे और समय देने की जरूरत है इसे पढ़ने के लिए, और सारा का सारा चैप्टर और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। थैंक यू।